सभी को राम राम। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन सीनियर का चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टर पढ़ लिया था और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें अध्ययन कर रहे थे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अध्ययन कर रहे थे वो पहला अपन ने एक थाइरिस्टर पढ़ लिया था, वो पढ़ लिया था एससीआर। ठीक है, अब चलते हैं उससे आगे, थाइरिस्टर से आगे चलते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर मतलब एक विशेष प्रकार के ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं हम, और विशेष प्रकार के ट्रांजिस्टर में आज 2 नंबर है यूजेटी। दो नंबर क्या है विशिष्ट ट्रांजिस्टर में? यूजेटी। ठीक है भाई, तो देखो यूजेटी की पहली बात, तो यूजेटी मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं विशेष प्रकार के ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर तो पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब देखिए कि जो यूजेटी है उसकी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है, यूजेटी किसे बोलते हैं। तो आपको याद रखना है यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसे किसे बोला जाता है? यूजेटी को बोला जाता है। फिर देखो इसमें जंक्शन होते हैं, वो कितने होते हैं अभी? एक। पहले बेसिक बात कर लेते हैं, जंक्शन कितना होता है इसमें जिसे बोलते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है ना, पीएन जंक्शन कितने होते हैं? एक जंक्शन होता है। फिर बात करते हैं टर्मिनल की। अब देखो लेकिन हमने ट्रांजिस्टर में जंक्शन कितने बड़े थे? ठीक है, कितने जंक्शन बड़े थे भाई? जैसे एससीआर में था, एससीआर में हमें 3 जंक्शन बड़े थे। पीछे ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन बड़े थे। ठीक है ना, लेकिन दूसरी बात जो ट्रांजिस्टर था उसमें जो पीएन जंक्शन होते हैं वो 2 विपरीत पीएन मतलब 2 उसको बोला जाता है, 2 पी और 2 एन मिला के उसको ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जंक्शन कितना होता है? एक होता है। लेकिन टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है? टर्मिनल होते हैं भी 3। टर्मिनल कितने होते हैं? 3। अब देखो आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भी ऐसा ट्रांजिस्टर बताइए जिसमें जंक्शन 1 व टर्मिनल 3 होते हैं, तो ऐसा ट्रांजिस्टर कौन सा है भाई? यूजेटी। फिर नेक्स्ट बात कि जो टर्मिनल होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? तो देखो पहला एमीटर, फिर बेस 1 और बेस 2। अब दूसरी बात नोट कर लो कि देखो इसमें जो हमने ट्रांजिस्टर पीछे पढ़े थे उसमें कलेक्टर था, लेकिन इसमें कलेक्टर नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एमीटर होता है, 2 क्या होते हैं? बेस होते हैं। आधार कितने होते हैं? इसमें 2 होते हैं। अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपको कि ऐसा ट्रांजिस्टर बताइए जिसमें कलेक्टर नहीं होता है, तो कलेक्टर किसमें नहीं होता है अभी? यूजेटी के अंदर कलेक्टर नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे चलते हैं कि इसमें परत कितनी होती है। तो परत 2 होती है, पी व एन। अब देखो इन परत में आपको याद रखना है कि जो पी परत है, जो जैसे अपन बात कर लेते हैं डायोड की। डायोड में हमने पढ़ा था कि जो पी और एन है उनमें डोपिंग क्या रखी जाती है? समान रखी जाती है। ठीक है ना, पी खंड और एन अर्थ खंड का जो अर्थ खंड थे 2 पी और एन, उनमें जो डोपिंग का स्तर रखा जाता बराबर रखा जाता। लेकिन जब यूजेटी की बात करें तब आपको क्या बताना है कि पी प्रकार का जो अर्थ खंड है, ठीक है ना, उसमें जो डोपिंग की जाती है वो क्या की जाती है भाई? कम रखी जाती है। डोपिंग का स्तर क्या रखा जाता है? डोपिंग कम। जबकि एन टाइप में डोपिंग क्या रखी जाती है? अधिक।
बात है समझ में। परत 2 है POM। अंतर यह है कि एक में डोपिंग का स्तर उच्च रखा जाता है और दूसरे में डोपिंग का स्तर क्या रखा जाता है, कम। जिसमें डोपिंग का स्तर उच्च रखा जाता है, ये देखो ये एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीटी में बेसिक में, वो बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। तो आपको याद करना है, इनको नोट करते रहना है साथ साथ में, कि फिर आपको पूछ लेगा ऐसी पी में डोपिंग का स्तर क्या रखा जाता है, एन में डोपिंग का स्तर क्या रखा जाता है, पी में कम और एन में डोपिंग अधिक। अगर आपको डायोड के बारे में पूछ ले तो डोपिंग का स्तर क्या होता है, दोनों में बराबर होता है, पी और एन में। फिर देखो आगे चलते हैं हम सिंबल के बारे में। जो इसका सिंबल होता है, पहले इसकी संरचना के देख लेते हैं कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो देखो अब देखो भाई, हमने पढ़ा था इसके अंदर कितनी परत होती है, 2। तो देखो ये P हो गई और ये N हो गया। जो छोटे वाला जो भाग होता है किस कौन सा होता है, डोपिंग कम्युनिटी कौन सा होता है, P अर्धखंड। और जो दूसरा बड़ा खंड होता है वो कौन सा होता है, N अर्धखंड। अब देखिए कि इसमें जो टर्मिनल थे वो कौन कौन से होते हैं। जो P का जो टर्मिनल होता है, P की जो निकला होता है वो होता है एमीटर। ये होते हैं बेस 1 और बेस 2। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बेस होता है, इनमें जो बेस 1 और बेस 2 है, इनके बीच में प्रतिरोध मतलब उच्च मान का प्रतिरोध होता है। ये क्या करते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। तो आपको पूछ लिया जाता है कि जो यूजेस जो ट्रांजिस्टर है उसमें बेस 1 और बेस 2 के मध्य प्रतिरोध का मान कितना आता है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, उसके बेस 1 बेस 2 के बीच में प्रतिरोध का मान कितना होता है अभी। इसमें देखो इसका मान होता है बेस 1 बेस 2 के मध्य प्रतिरोध। तो आपको नोट करके रखना है अभी 5 किलो ओम से 10 किलो, कितना होता है, 5 किलो ओम से 10। हाँ भी एक बात और होती है, कई बार क्या होता है कि इसमें बेस 1 और बेस 2 नहीं दिया होता, ठीक है ना। बेस 1 बेस 2 क्या बना देता है, कैथोड व एनोड बना देता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बेस 1 बेस 2 क्या बना देते हैं, कभी कैथोड और एनोड बना देता है आपको मतलब घुमाने के लिए। और आप देखते हो कि यहाँ पे तो बेस 1 और बेस 2 है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको इतना याद रखना है कि बेस 1 बेस 2 ना दे रखा हो तो ये कौन से सीरियल नाम से जाने जाते हैं, एनोड और कैथोड के भी नाम से जाने जाते हैं। और ये आपका एबिट है। देखो एक बार और देख लो, यूजीटी जिसकी इसका फुल फॉर्म होती है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऐसा ट्रांजिस्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर के विशेष प्रकार के ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने एक कर लिया था, आज दूसरा है। इसमें जंक्शन की संख्या 1 होती है, परत 2 होती है, P1 टर्मिनल होते हैं वो 3 होते हैं। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें कलेक्टर नहीं होता, यूजेटी, इसमें जो 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनलों के नाम पूछ दिया जाता है, एमीटर बेस 1 और बेस 2। बेस 1 और बेस 2 की जगह कलेक्टर एनोड और कैथोड भी बता सकते हो आप। परत है, परत 2 होती है, P1 है। इसमें इतना याद रखना है कि जो P टाइप की परत होती है उसमें डोपिंग कम और N टाइप में डोपिंग अधिक रखी जाती है। फिर बेस 1 और बेस 2 के बीच में जो प्रतिरोध का मान होता है वो 5 किलो ओम से 10 किलो ओम होता है, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके सिंबल की ओर और फिर पढ़ेंगे कार्य प्रणाली। तो देखो जो इसका सिंबल होता है वो देखिए, जो इसका सिंबल होता है उसमें क्या है भी, 2 बेस 1 और बेस 2 है।
अब देखिए जो मिड में आया वो क्या है अभी, पी, ठीक है, और जो दूसरी तरफ है वो कौन से है, एन एन, मतलब इनको बोल सकते हैं बेस 1 व बेस 2। जो ये है ये क्या कहलाता है, एमीटर, ठीक है। जो अब देखो एमीटर को थोड़ा सा इस तरीके से लगाया हुआ है, ठीक है। एमीटर कैसा होता है, इसके अंदर तीर का निशान है वो थोड़ा तिरछा होता है, इतना आपको याद रखना है। जो बेस 1 और बेस 2 है इसमें रेजिस्टेंस का मान कितना होता है इन दोनों के बीच में, 5 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में। तो ये जो एमीटर है वो कौन सा होता है, सबसे कम होता है पी टाइप, और ये कौन से होते हैं, एन टाइप, ठीक है। एनोड और कैथोड भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है यहाँ पे। अब देखो इसकी चलते हैं आगे, इसका जो बेस 1 बेस 2, इसको इस संरचना में इस तरह के कैसे बोला जाता है, देखो ये इसकी वोल्टेज है, एमीटर वोल्टेज, एक ये डायोड है और डायोड का ये P है और ये N है। अब देखिए कि देखो ये डायोड है, डायोड है पी पदार्थ है एमीटर की तरफ, ये कैथोड है, कैथोड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अभी दो प्रतिरोध जुड़े हुए जो बेस 1 बेस 2 के थे। इसको मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस बेस और रेजिस्टेंस बेस, ये 1 बना देता हूं, इसको बेस 2 बना देता हूं, ठीक है भाई। ये वोल्टेज एमीटर है और ये आपका आगे लोड के लिए सप्लाई जो मिल रही है आपको। तो आपको अगर स्ट्रक्चर के बारे में पूछ ले तो ये भी बता देना, इसमें ये डायोड है ये इसलिए बताया गया कि ये जो पी पदार्थ है, पी पदार्थ है तो कौन सा काम कर रहा है, एमीटर का काम कर रहा है। और जो आगे जो दिखाई दे रहा है आपको जो एन टाइप है, ये देखो ये कैथोड है, कैथोड का ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके प्रतिरोध जुड़े हुए थे दो R1 और R2 उनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये केवल आपको याद रखने के लिए बताया, तो इसको साथ में याद रखना। अब चलते हैं इसकी कार्य प्रणाली। या जिसे बोलते हैं VI वक्र। तो देखो VI वक्र के बारे में, जो VI वक्र है वो डायोड से क्या होता है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, जो इस तरफ होता है वो है एमीटर धारा, ठीक है। ये है वोल्टेज एमीटर की, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेस, वोल्टेज एमीटर, इसके साथ में लिख देता हूं वोल्टेज एमीटर बेस 1। अब देखिए ये जो धारा होती है एमीटर की होती है मिली एम्पियर। जो ये धारा होती है कौन सी, एमीटर की धारा, वो किसमें होती है, मिली एम्पियर में। ये यहाँ पे वोल्टेज का मान 0 है, इधर धारा चल रही है, वो यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूं 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब देखिए अगर इसमें क्या होता है, पहली जो स्थिति बनती है वो बनती है कट ऑफ रीजन की। कौन सी बनती है, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन बोला जाता है, देखो कैसे, मतलब सीधी सी बात है, कल एचसीआर में हमने पढ़ा था कि अपनी जो पहली जो वाइस चल रही थी कट ऑफ मोड थी, कट ऑफ कौन सी, फॉरवर्ड कट ऑफ जो थी, उसमें क्या था कि उसमें धारा चल नहीं पा रही थी, तो सेम पोजीशन इसमें होगी। वहां पे हमने क्या बोला था, फॉरवर्ड बाइसिंग मोड के नाम से जाना था,
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के नाम से जाना था, इसको जानेंगे कट ऑफ रीजन के नाम से। इस नाम से कट ऑफ। इसमें 3 पोजीशन होती है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, कट ऑफ रीजन में क्या होता है, अगर इसमें जो वोल्टेज का मान होता है वो क्या होता है 0 या 0 से कुछ आसपास हो, तब क्या होगा, एक यूजिटी के अंदर धारा चलेगी रिवर्स। वो धारा किस में चलती है, रिवर्स में चलती है, और वो रिवर्स में जो धारा चलती है वो किस में चलती है, मिली एम्पियर में चलती है। तो उस धारा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। और जो धारा चलती है उसको किस नाम से जाना जाता है, कट ऑफ रीजन से, या उसको बोल सकते हो मतलब डायोड की वह अवस्था कट ऑफ रीजन जिसमें धारा चल नहीं पाती है। हाँ चलती है लेकिन रिवर्स वाइज में चलती है, वो बहुत कम मान की चलती है, ठीक है ना। कब चलती है, जब वोल्टेज का मान क्या हो, 0 के आसपास हो, ठीक है ना। फिर देखिए, फिर क्या करते हैं, जब ये धारा को इंडिकेट कर रहा है, अभी ये धारा चल रही है, ऊपर वोल्टेज है। अब जैसे जैसे इसके अंदर वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा, एक वोल्टेज के ऊपर इसके अंदर धारा का मान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, मतलब उसको बोलते हैं फॉरवर्ड में धारा चलनी प्रारंभ हो जाती है। मतलब एक ऐसी अवस्था आएगी जब क्या होगी, इसके अंदर वोल्टेज जो धारा है वो चलना प्रारंभ हो जाएगी। एक ऐसी वोल्टेज के ऊपर धारा चलना क्या हो जाएगी, भी प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, इसको ये जो यहाँ पे पॉइंट है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, शिखर वैल्यू। तो देखो, एक ऐसी वोल्टेज आएगी जिसके ऊपर धारा का मान क्या चला जाएगा, अभी आपका पीक पे चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब धारा का मान क्या हो जाएगा, मतलब उसको बोलते हैं धारा का मान बढ़ जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इससे आगे चलते जाते ये जो धारा का मान, ये वोल्टेज का मान यहाँ पे पीक पे है, धारा का मान बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, इसके अंदर क्या होता जाएगा, इसकी पोजीशन आती है, इसको बोलते हैं पीक, ठीक है ना। ये वोल्टेज मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है वोल्टेज के कई मानों को, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे क्या चीज देखनी है कि एक ऐसी वोल्टेज के ऊपर मतलब इसके अंदर धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, और उसमें क्या होता है, पीक के बाद में मतलब धारा क्या हो जाती है, धारा का जो मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब बढ़ना, मतलब धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रतिरोध का मान घटना। देखो ये नीचे कैसे आया वक्र, ये वक्र नीचे इसके है, इसमें प्रतिरोध का मान तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वह धारा का मान क्या हो रहा है, अभी बढ़ रहा है। ये वक्र किसको बता रहा है कि पीक वैल्यू के बाद में ये वक्र ऐसे चलेगा कि इसमें प्रतिरोध का मान तो कम होता जाएगा, वो धारा का मान क्या होता जाएगा, भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र बोलते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। इसको किस नाम से जाना जाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र किस लिए बोला कि इसका प्रतिरोध तो कम होता जाता है और धारा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो आपको पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा ट्रांजिस्टर है जिसका नेगेटिव रेजिस्टेंस फील्ड बनता है, तो आपको आंसर क्या देना है, अभी यूजेटी बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है, ऐसा नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र बनता है वो कौन सा होता है, अभी यूजेटी। ऐसा डायोड में भी होता है, जो अपन ने पढ़ा था टनल डायोड, टनल डायोड नहीं सॉरी वेक्टर डायोड या टनल डायोड, एक इनमें से एक है। उसमें टनल डायोड है, टनल डायोड था, उसका भी कैसा बनता है, भी नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र बनता है। अगर आपको डायोड के बारे में पूछ ले तो आपको बताना है टनल डायोड के बारे में, ओके। यदि आपको पूछ ले ट्रांजिस्टर के बारे में तो आपको ट्रांजिस्टर क्या बोला, नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र है। मैंने ये नहीं बताया नेगेटिव एनटीसी नहीं पूछा इसके अंदर, ठीक है ना। आपको एनटीसी की तरफ मत चले जाना, एनटीसी अलग है, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मैंने यहाँ पे बात की है नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र
क्षेत्र की बात, मतलब इसके अंदर धारा का मान बढ़ता जाता है, प्रतिरोध का मान कम होता है, वो पूछ ले तो आपको क्या बताना है, ट्रांजिस्टर के अंदर यूजेटी का और डायोड के अंदर टर्नर टाइप, ठीक है ना। एनटीसी था वो अलग होता है, एनटीसी के अंदर तो आपका वो फोटो कंडक्टिंग डायोड वो काम करता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर एक क्षेत्र और ये तो था, दूसरा था नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र। अब तीसरा क्षेत्र है, मतलब एक अवस्था आ जाएगी, उसे बोलते हैं सैचुरेशन। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, संतृप्त अवस्था। बस ये तीन अवस्थाएं आपको यूजेटी के अंदर याद रखनी है। पहली जो कट ऑफ रीजन, दूसरी आपकी नेगेटिव रेजिस्टेंस, और तीसरी जो यहाँ पे जो आपको बताइए ये कौन सी, संतृप्त अवस्था, जो ये, ठीक है। अब चलते हैं इसके उपयोग के बारे में कि यूजेटी का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो देखो यूजेटी का जो उपयोग है वो ट्रिगरिंग में सबसे ज्यादा किया जाता है, आपको याद रखना है। अब ट्रिगरिंग क्या है वो आपको पता है, कल बताया था। एचसीआर को ऑन अवस्था में लाने के लिए जो ऑन अवस्था में रहता है उस अवस्था को क्या बोला जाता है, ट्रिगरिंग बोला जाता है। तो पहला तो जो उपयोग होगा इसका किसमें किया जाता है, अभी एचसीआर की ट्रिगरिंग में। ट्रिगरिंग कौन सी अवस्था है, ऑन अवस्था, ठीक है ना। वह अवस्था जिसमें ट्रांजिस्टर है वो कौन सी अवस्था में रहे, ऑन अवस्था में रहे, टर्न ऑन अवस्था में रहे, वो ट्रिगरिंग करते हैं। दूसरा है वो कहलाता है, मतलब ऑसिलेटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है विश्रांति ऑसिलेटर में। इसमें क्या जाता है, विश्रांति ऑसिलेटर। या आपको ऑसिलेटर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी हमने ऑसिलेटर के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ऑसिलेटर होता है उसके अंदर शॉटूथ वेव पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूजेटी का प्रयोग किया जाता है इसमें। उसके अंदर शॉटूथ वेव पता करने के लिए, ठीक है, देखने के लिए। तीसरा प्रयोग किया जाता है निम्न आवृत्ति का ऑसिलेटर है उसमें प्रयोग किया जाता है। फिर क्या रहता है, मतलब स्पीड कंट्रोल में ठीक है भाई। और ये चार याद रखने आपको, स्पीड कंट्रोल में, निम्न आवृत्ति ऑसिलेटर में, विश्रांति ऑसिलेटर में, एचसीआर की ट्रिगरिंग में इसका यूजेटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अब देखो एक चीज और बता दूं आपको साथ साथ में कि अगर आपको ये पूछ ले कि मतलब जो यूजेटी है उसके जांच कैसे की जाती है, तो आपको बताना है जांच किससे की जाती है, अभी ओम मीटर से। किससे की जाती है, ओम मीटर क्या है, रेजिस्टेंस चेक करना इक्विपमेंट है, ओम मीटर से की जाती है। कैसे की जाती है, मान लो इसमें अपन लिख लेते हैं, एक तो देखो इसका इधर तो लिख देते हैं टेस्ट, और ये आपका बेस 1, बेस 2 और एन, और इधर हो गया रेजिस्टेंस, मतलब रिपोर्ट। जांच करेंगे तो हमें रिपोर्ट कैसे मिलेगी। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यदि एमीटर को खुला रखता हूं, एमीटर को क्या रखता हूं, खुला रखता, थोड़ा सा आपको डायग्राम और बता देता हूं, डायग्राम और देखो वो बना देता हूं। अब देखो इसमें जो टेस्ट की जा रही है वो क्या कर रहा है, अगर अपन क्या करें
एमीटर को खुला रख दें, क्योंकि अपने पास जो ओमीटर है उसके टर्मिनल कितने, 2 ही हैं। तो लेकिन यहाँ पे यूजीटी के टर्मिनल कितने हैं, 3 है, 2 पे जांच की जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, एमीटर को क्या रखते हैं, खुला रखते हैं। देखो अभी थोड़ा आपको पहले बात बताई थी, वही दोहरा रहा हूं मैं। देखो जो B1 था, B2 था, इसको क्या करता हूं मैं, पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ देता हूं, इसको नेगेटिव सप्लाई से जोड़ देता हूं। तो देखो इसमें क्या होगा कि रेजिस्टेंस कितना बताएगा, पीछे में बताया गया था आपको, B1 और B2 की अगर आप जांच करते हो, रेजिस्टेंस का मान कितना आता है, 5 किलो ओम से 10 किलो। ठीक है, यदि आपको बेस 1 को नेगेटिव सिरे से जोड़ देते हो एमीटर के, और B2 को पॉजिटिव से जोड़ देते हो, क्योंकि ओमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव ओमीटर में ध्रुवता होती है, ठीक है ना, उसके टर्मिनल में क्या होती है, ध्रुवता होती है। तो V1 को नेगेटिव से B2 को पॉजिटिव से जोड़ देता हूं, तो भी कितना, एमीटर को क्या एमीटर को क्या कर रहा हूं मैं, खुला रख रहा हूं, तो भी कितना ही होगा भाई, टर्मिनल चेंज कर दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रतिरोध तो नहीं आएगा। अब बात करते हैं यदि मैं बेस 2 को खुला रख देता हूं, तो देखिए इसमें कैसे होगा, देखो कि देखो ये P है और ये N है। अब P में जो बहुलता होती है किसकी होती है, अभी होल होते हैं, और होल किसके होते हैं, पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। तो इसको क्या करता हूं मैं, देखो ऐसे जोड़ देता हूं, इसको मैंने बोल दिया, देखो मैं पहले जोड़ देता हूं, इसको मैंने जोड़ दिया पॉजिटिव से, और इसको मैंने जोड़ दिया नेगेटिव। ठीक है, तो देखो B1 को किससे जोड़ा है मैंने, बैटरी के पॉजिटिव से। देखते रहिए आप, और ये कौन सा है, नेगेटिव। अब देखिए, सॉरी ये नहीं, हम किस किसको सप्लाई दे रहे हैं, बेस 2 खुला है ना, ये बेस 2 है और ये इसको बेस 1 बना देंगे। तो देखो अब मैं देखो एमीटर को सप्लाई दी है, एमीटर को कौन सा दिया है, नेगेटिव दिया है, तो एमीटर में कौन सा होता है, होल होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव के साथ, और एन में नेगेटिव होता है किसके साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव के साथ। तो ये कौन सी अवस्था होगी, रिवर्स बाइस अवस्था। और रिवर्स बाइस अवस्था में प्रतिरोध कितना होता है, अभी बहुत अधिक प्रतिरोध होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कौन सी अवस्था है, रिवर्स बाइस अवस्था है। अब यदि इसमें क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव से करते हैं, इसको खुला रखें और इसको पॉजिटिव जोड़ दें, तो देखो ये क्या हो गया कि अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ जुड़ गया है। तो देखो इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो वो प्रतिरोध होगा 2 किलो ओम से 4 किलो। ये इतनी बात है, यूजीटी के अंदर आपको याद रखनी है, अच्छी तरीके से नोट करके रखना है इनको बातों को। एग्जाम की दृष्टि से मतलब एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और बस इतना आपको याद रखना है, जंक्शन कितने होते हैं, एक जंक्शन होता है, लेकिन टर्मिनल कितने हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। ये हर बात इंपॉर्टेंट है, आपको जो बताई थी वो आप नोट करके रखना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।